नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष जीके पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, कल हमने कंप्यूटर परिचय का पार्ट 4 पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से देख लेना। आज करेंगे पार्ट 5। कल अपन ने कर लिया था माउस हार्डवेयर इनपुट आउटपुट के बारे में, तो आज अपन करेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये है दोस्तों प्ले लिस्ट। यहाँ से आप इसको देख सकते हो। जो मैंने 4 वीडियो डाले अब तक उनको आप देख सकते हो यहाँ से। अब है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कब और कैसे हुई उनके बारे में बात करते हैं अपने। तो आज पहली पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर टाइमलाइन था इसका 1942 से लेकर 1955 के बीच में ये चला था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा हुआ था और बिजली खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इसमें चलाने वाले प्रोग्रामों को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। और इसके अंदर डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। और एक बात इसके अंदर खास ये है कि ये बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, मतलब कि अपने जो कमरे होते हैं ना, रूम होते हैं, उनके आकार में ये कंप्यूटर हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। ये गर्मी भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। इसके बाद देखते हैं अपने वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब दोस्तों देखने में ऐसा होता है, जो कि ये सामने अपने ये आजकल के टीवी होते हैं ना, उनके अंदर लगा होता है। ये टेलीविज़न के अंदर लगा होता है ये, जबकि पहले से छोटे आकार में होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण थे। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, पंच कार्ड पर आधारित संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग, मैग्नेटिक मतलब चुंबक का प्रयोग किया जाता था इसके अंदर। इसके बाद बहुत ही नाजुक और विश्वसनीय कम हुआ करते थे ये, मतलब ये विश्वास के लायक नहीं थे ये। इसके अंदर स्टोर किया हुआ डाटा कभी भी मिट सकता था या उड़ सकता था। बहुत सारे एयर कंडीशनरों का प्रयोग, मतलब इसके अंदर क्या हुआ करता था, इनको ठंडा रखने के लिए बहुत सारे कूलर है या फिर एसी वगैरह वगैरह लगाना पड़ता था इनके लिए। मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में इनके अंदर क्या हुआ करती थी? प्रोग्रामिंग हुआ करती थी इसके अंदर। और ये बहुत खर्चीले भी हुआ करते थे, क्योंकि लाइट ज़्यादा खपत करते थे, गर्मी भी ज़्यादा किया करते थे, तो इनके लिए एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इसकी जो टाइमलाइन है वो थी 1956 से लेकर 1963 के मध्य रही थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इसके साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा के बजाय असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा था। हालांकि अभी भी डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी में भी कौन सी डाटा का प्रयोग किया जाता था? डाटा स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। आगे होगा बदलाव थर्ड पीढ़ी में। इसके बाद ट्रांजिस्टर देखने में ऐसा हुआ करता था। आगे बात कर लेते हैं अपने द्वितीय पीढ़ी के लक्षणों के बारे में। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की खपत कम, अधिक तेज व विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले, कोबोल एवं फोर्टन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास। अब इसके अंदर आता है क्या हो गया था? कोबोल और फोर्टन जैसी भाषाओं का विकास हो गया था। ये जो भाषाएं अपने पढ़ रहे हैं ना अभी, जैसे मशीनी लैंग्वेज है, असेंबली है, कोबोल है, फोर्टन है, ये अपने करेंगे, लेकिन अलग से एक भाषाओं का वीडियो होगा, उसके अंदर अपने कर लेंगे इनको। इसके बाद संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग होने लगा था इसके अंदर। इसके अंदर क्या हुआ था? संग्रहण डिवाइस, मतलब मैग्नेटिक की जगह क्या हो गया था? संग्रहण डिवाइस आ गया था। जैसा कि हार्ड डिस्क होता है वैसे एक आकार में और बना लिया गया था संग्रहण डिवाइस। प्रिंटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था इसके अंदर। आउटपुट के लिए इसके अंदर प्रिंटर लगा दिया गया था या प्रिंटर बना लिया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से लेकर 1975 के मध्य थे।
यहाँ तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी ने ले लिया था। इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया था। इन कंप्यूटरों की गति माइक्रो सेकंड से नैनो सेकंड तक की थी, जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सका। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसान होते थे। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का इसके अंदर क्या हो गया था, विकास हो गया था। लेकिन अभी भी बदलाव हो रहा था। इसके बाद अपने देखते आईसी किससे होती है देखने में, तो ये है दोस्तों आईसी, देखने में ऐसी होती है आईसी। इसके बाद आगे करते हैं तीसरी पीढ़ी के मुख्य लक्षण। एकीकृत सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम, अधिक विश्वसनीय, पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव, मतलब उनसे छोटे और रख रखाव भी उनका क्या हो गया था, आसान हो गया था। उच्च स्तरीय भाषाओं का वृहद स्तर पर प्रयोग। इसके बाद आगे करते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। इनकी समय अवधि थी 1967 से 1989 के बीच में। चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में आने लगे थे। इससे कंप्यूटरों का आकार बहुत कम हो गया था और क्षमता बढ़ गई थी। चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी ने ले ली थी। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार एमएस डॉस से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कंप्यूटरों में आने लगी, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी समय सी भाषा का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हुआ। दोस्तों इसमें दो नेम आए, लैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक तो बिखरा हुआ होता है और एक लोकली होता है, ऐसे होती है इसके मतलब। इसके बाद देखते हैं अपने चिप देखने में कैसा होता है। ये देखो चिप होता है, ऐसा देखने में होता है, या माइक्रो प्रोसेसर भी इसको बोल सकते हैं अपने। इसके बाद आगे है, ये भी उसी की फोटो है। आगे है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण। अति विशाल स्तरीय एकीकरण, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तकनीक का उपयोग, आकार में अद्भुत कमी, मतलब छोटे रूप में हो गए थे ये। साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान। इनकी गति भी क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। विश्वास भी इन पे ज़्यादा कर सकते थे अपने, कोई दिक्कत नहीं में। अधिक प्रभावशाली, कार्य करने में बहुत अधिक गतिशाली हो गए थे ये। अधिक मेमोरी क्षमता थी इनकी। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हो गया था इसके अंदर, मतलब एक ही सीपीयू से अपन अलग अलग कंप्यूटरों को जोड़ सकते थे। जैसा कि एक ही सीपीयू के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटर अपने या यूजर काम में ले सकते हैं। इसके बाद है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। इसकी पीढ़ी 1989 से अब तक, मतलब अभी जो चल रही है वो कौन सी पीढ़ी है, पाँचवीं पीढ़ी है। इसके अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, ऑप्टिकल डिस्क जैसी चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा। कम से कम जगह में अधिक डाटा स्टोर किया जाने लगा, जिससे पोर्टेबल पीसी, डेस्कटॉप पीसी, टैबलेट आदि ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका मतलब। आपका परिचय विंडो के नए रूपों से हुआ, जिसमें विंडो XP को बुलाया नहीं जा सकता है, जो कि अभी प्रचलन में है। विकास अभी भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए विंडोज कोर्टाना। अब कोर्टाना क्या है, कोर्टाना अपन देखते हैं। कोर्टाना एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है। जैसा कि आजकल के जियो फोन में है ना, बोलने से कोई चीज़ अपने क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला उत्कर्ष GK पॉइंट, यूट्यूब के सर्च बार में जाकर मैंने बोल दिया उत्कर्ष
जीके बार, जीके पॉइंट, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, उत्कर्ष जीके पॉइंट सर्च हो जाएगा। बोलकर भी अपने सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर एक माइक का आकार होता है, उस माइक के आकार पे क्लिक करो, उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। जैसा कि उत्कर्ष जी के पॉइंट अपने को लगाना है या फिर कोई और नेम लगाना है, जैसा कि बोलो अपने कंप्यूटर लगाना है मेरे को, तो नाम तो कंप्यूटर भी अपने लगा सकते हैं। वो होता है कोर्टाना। ये क्या होता है कि वर्चुअल असिस्टेंट होता है, जिसके माध्यम से कोई साइट बोलकर ओपन कर सकते हैं अपने। इसके बाद कल का अपना वीडियो रहने वाला है कंप्यूटर की विशेषताओं और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पर भी रहने वाला है। मतलब कीबोर्ड पे कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड किस आधार पे काम करता है, ठीक है, तो उनके बारे में, कंप्यूटर में या कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर ULSI किस आकृति में है, वो है अपने सामने, ये होती है ULSI। जैसा कि आजकल के कार्ड होते हैं ना, मेमोरी कार्ड है, SD कार्ड, वो होते हैं इस आकृति में होते हैं वो, इसको चिप बोलते हैं। अब देखो रोबोट भी आने लग गए SPD में, तो रोबोट भी काम करते हैं।